नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिक समाधान सीरीज के 18वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड के अंदर एक ऐसे भाई का काउंसलिंग का केस आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन भाई ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराने का प्रयास किया था, लेकिन उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दोस्तों, भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका काउंसलिंग होने के 1 से 1.5 महीने बाद किया गया था। भाई को इन 1-1.5 महीनों के अंदर कुछ चीज़ों को रेकमेंड किया गया था कि आपको ये सब करना चाहिए और उसके बाद ही आपको जो अपना पीएलआर है उसका सेशन आपको करवाना चाहिए। लेकिन वो सब करने के बावजूद भी जब भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भाई इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा निराश हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वो अपना पैसा वापस मांगने लगे कि भाई अगर मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हुआ तो आपको मेरा पैसा वापस करना चाहिए। और जब भाई को बताया गया कि नहीं, हमारी तरफ से पूरा एफर्ट डाला गया है, सब कुछ पहले से क्लैरिफाई किया गया था, तो पैसा तो आपका वापस नहीं हो सकता है इस केस के अंदर, तो भाई इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर जो है ऑब्वियसली कुछ अपशब्द भी कहे और थोड़ा जो भाई है उन्होंने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, विशेषकर आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर आप कभी भी हमें अगर अप्रोच करें किसी भी सेवा के संबंध में तो आपको इस भावना से, इस इमोशन से ना गुजरना पड़े। हालांकि इन भाई को भी हर चीज के अंदर क्लैरिफाई किया गया था, कौन सी चीज कैसे होती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो अच्छे से उनके साथ सेट की गई थी। लेकिन फिर भी किसी भी और भाई या किसी भी और बहन को इस भावना को फील ना करना पड़े कि उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, इसके लिए हम आज का जो ये वीडियो है बना रहे हैं। और उसके साथ साथ ऐसा क्या था इन भाई के केस के अंदर जो इतना समय वेट करने के बावजूद भी इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हुआ, क्या गड़बड़ थी, ऐसा क्या था, उसको इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही विस्तार के अंदर आप सभी के साथ साझा करेंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि अगर आप भी अपने जीवन में इस प्रकार की किसी समस्या से गुजर रहे हैं, अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आप उसका अपने लिए निवारण कर सकें, आप उसको सॉल्व कर सकें। प्यारे दोस्तों, इन भाई का केस आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, हमारे चैनल के वो 2 व्यूअर्स जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है, उनका यूट्यूब के ऊपर नेम है हर्ष वर्मा और जो दूसरे व्यूअर हैं उनका यूट्यूब के ऊपर नेम है K&K। आप दोनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारे चैनल की और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आपने हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हर्ष और K&K की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भाई ने अपने सेशन के दौरान अपनी क्या समस्या हमारे सामने रखी और ऐसा क्यों हुआ कि जब इन्होंने अपना काउंसलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन एक ही दिन रखवाया था, उसके बावजूद भी इनकी काउंसलिंग करने के बाद हमने इन भाई को रेकमेंड किया था कि आज आप अपना पीएलआर न कराएं, आपका पीएलआर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। इनको लगभग 1-1.5 महीना तक कुछ अभ्यास करने के लिए कुछ चीज़ें हमने इनको बताई थी, वो सारा अभ्यास भी इनके अनुसार इन्होंने किया। लेकिन फिर जब 1.5 महीने के बाद इन्होंने अपना सेशन किया तो फिर भी इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उस दिन भी भाई को हमने कुछ चीज़ें बताई और फर्दर उनको कुछ जो चीज़ें हैं वो रेकमेंड करी, लेकिन फिर क्योंकि जो भाई हैं वो अपसेट हो गए तो थोड़ा बहुत उस दिन भी हमने उनको गाइडेंस दिया था। तो क्या था ये पूरा केस आपके सामने अब हम जो है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन भाई ने ऐसा बताया कि इनकी सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है कि इनका विवाह नहीं हो रहा है। ये लगभग 34 से 35 वर्ष की आयु के एक वयस्क पुरुष हैं और इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। हमने इनसे पूछा कि विवाह नहीं हो पा रहा है तो मतलब आप क्या लव मैरिज
आप किसी के साथ प्रेम संबंध के अंदर हैं, कुछ उसके अंदर विघ्न आ रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं या क्या है। तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, ये अरेंज मैरिजेस के अंदर जो भाई हैं उसको उनका विश्वास है। और अरेंज मैरिज सेटअप के अंदर ये कहते हैं कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों को देखा जाता है किसी भी विवाह को अपनी कन्या को किस घर में देने से पहले, वो सारी जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था इनके पास है। मतलब कि एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, इनके पास एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी है जिसको वर्षों से ये कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अपना रेकमेंडेशन और फर्दर इनकी जो कंडीशन है उसके अंदर डीप डाइव करने से पहले बहुत सारे प्रश्न जो है सामने वाले व्यक्ति से ही पूछे जाते हैं। तो हमने भाई से पूछा कि भाई विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी समस्या है। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरी जो समस्या है वो मेरे बाल हैं। जो भाई हैं उनके काफ़ी सारे जो बाल हैं वो उड़ चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि जो मेरे बाल उड़ चुके हैं इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं भाई जो कुछ है मैं बहुत ही एक अच्छा पुरुष हूँ, और मतलब इनको ये है कि भाई मेरा बिल्कुल भी किसी को दुख देने के अंदर मैं विश्वास नहीं करता। बहुत ही एक सीधे साधे साधारण से व्यक्ति और अपने जीवन में कामयाब व्यक्ति भी ये जो भाई हैं वो साफ साफ जो है वो नज़र आ रहे थे। दिल के बहुत साफ हैं ऐसा भी नज़र आ रहा था। तो भाई ने कहा कि भाई ऐसा है। तो हमने भाई से पूछा कि भाई देखो दूसरे क्या सोचते हैं वो एक अलग बात है, क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि भाई आपके ये जो बाल उड़ गए हैं इसकी वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो भाई को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है वो मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। और जो भाई हैं वो पूरा जो काउंसलिंग है वो इसी चीज़ के अराउंड करना चाहते थे कि उनको कुछ ऐसा रेकमेंड किया जाए जिससे कि उनका विवाह हो सके। हमने भाई से पूछा कि भाई देखो मुझे बताओ कि आपका जो विवाह है, विवाह करने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया है। तो भाई ने छूटते ही ये बोला कि भाई मेरा क्राइटेरिया जो है, क्योंकि कई सारे रिश्तों को ये भी ना कर देते हैं, कह रहे हैं मेरा क्राइटेरिया है कि एक सुंदर और सुशील सी जो कन्या है उसके साथ मेरा विवाह हो। मेरा इतना अच्छा नौकरी है और मैं इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं, तो एक सुंदर सुशील कन्या जो है वो मैं डिज़र्व करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शरीर को लेकर के जो आसक्ति है और शारीरिक जो सुंदरता है उस चीज़ के जाल के अंदर ये भाई जो है हमारे को फंसे हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि देखिए, अगर कहीं पर रिश्ता होता है या प्रेम विवाह भी होता है तो शारीरिक आकर्षण उसके अंदर एक भूमिका ज़रूर प्ले करता है और एक की रोल प्ले करता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो खुद अपने जीवन के अंदर इस चीज से ग्रसित है कि दूसरे लोग उनको उनके गुणों के बेसिस पर जज नहीं कर रहे हैं, वो कितने कामयाब हैं इसके बेसिस पर जज नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको इसी लाइन के ऊपर जज किया जा रहा है कि उसके बाल उड़ गए हैं, यानी कि शारीरिक सुंदरता के अंदर एक जो चीज़ ऐड ऑन होती है, जैसे बाल हैं, जो कि जैसे आप अच्छा हेयर स्टाइल बना लेते हो और ये सब कुछ जो ये चीज़ एक ऐड ऑन है उसके अंदर, उसी चीज़ को लेकर के आपको जज किया जा रहा है। और आपकी जो अपनी मानसिकता है उसके अंदर आपने जो शारीरिक सुंदरता है उसको एक प्रकार से पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि हाँ यही सब कुछ होता है। तो आप भी सामने वाली जो कन्या है आपके जीवन के अंदर जो जा रही हैं, अगर आप भी उनको शारीरिक रूप पर ही सिर्फ जज कर रहे हो, अगर आपका क्राइटेरिया ही यही है कि जो लड़की है वो सुंदर होनी चाहिए, सुंदर होने का मतलब क्या है कि अच्छी कदकाठी होनी चाहिए, और भी जैसे जिस भी रीति से जो है बहनों को देखा जाता है कि भाई सुंदर है, तो भाई वो ही सब चीजें अगर आपके भी दिमाग में चल रही हैं और उसी के बेसिस पे अगर फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर शादी कहां से होगी भाई। जो चीज हम रेडिएट करते हैं वही चीज कहीं ना कहीं घूम फिर करके वापस हमारे पास आती है। तो एक तो इन लाइंस पे हमने भाई जो है उनको गाइडेंस दिया, पर हमें नहीं लगता कि ये वाली बात का जो गाइडेंस है उन भाई को समझ में आया था। वो हमने उनको कहा था कि भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो और शादी होने के जो चांसेस है वो बढ़े, तो ये जो सुंदरता है और सिर्फ सुंदरता, शारीरिक सुंदरता के आधार पे लड़की देखना बंद कर दो। आपके अपने ऑफिस के अंदर जहां आप काम करते हैं और ये है, और महिलाएं भी वहां पर काम करती होंगी, कुछ आपके इंटरेस्ट्स होंगे, आप एक ऐसे पार्टनर को तलाश करने की मतलब आप ऐसे पार्टनर को आपको तलाश करना चाहिए जिनके
और आपके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन इंटरेस्ट हों। एक ऐसा साथी ढूंढो कि एक ऐसा साथी जो कि मेरे साथ कंपेनियन बनकर के जो पूरा जीवन भर रह सके। और शारीरिक रूप से सुंदर होना कोई अपराध नहीं है। फिर आपका जो पार्टनर है जो आपको मिलता हो वो शारीरिक रूप से सुंदर भी हो तो वो एक ठीक है, वो एक एड ऑन वो चीज़ है। लेकिन उस व्यक्ति को अपना जो है जीवन साथी एक मनुष्य को बनाना चाहिए दोस्तों, जिसके साथ हमारे विचार मिलते हों, जिसके साथ हमारे को लगता हो कि हम एक जो हमारा बस एक रेगुलर जो एक लाइफ होती है, खाना पीना उठना बैठना सोना, बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों की शादी कराना, फिर उनके बच्चों को देखना, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि आपको एक दूसरे के साथ जोड़ती हो। अगर ऐसा पार्टनर आपको मिले तो आपको उस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उसमें अपना फ्यूचर देखना चाहिए। और अगर नहीं है तो भले ही ना करो। ये कोई मैंडेट नहीं होना चाहिए कि भाई शादी करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि एक शारीरिक आसक्ति है, उसका एक प्रकोप है, जैसे इन भाई के ऊपर था और ज़्यादातर लोगों के ऊपर होता है। ऐसा मैं कुछ भाई को जो डीमन फ्रेमिंग करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई जो सोच रहे हैं शायद बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 99.99999% लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसी की वजह से जिनका विवाह हो भी जाता है आगे चल करके वो भी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि एक पुरुष के लिए कन्या कितनी ही उसको सुंदर क्यों ना मिल जाए और एक कन्या के लिए उसका जो पुरुष है उसको कितना ही सुंदर क्यों ना मिल जाए, 4 दिन के बाद ना एक वैसा सा ही लगता है। 4 दिन के बाद जो एक्चुअली में जो रंग है वो मैटर नहीं करता। 4 दिन के बाद जो है और बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, जिसको देख करके, जिसकी चकाचौंध को देख करके आपने विवाह किया होता है। एक विवाह तभी चलता है जब 2 लोग एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हों, जब दोनों लोग, दोनों पुरुष और कन्या दोनों एक दूसरे के लिए झुकने को तैयार हों। 4 बातें मैं तुम्हारी सुनूं तो 4 बातें तुम मेरी समझो, है ना। तो इस तरह से ही जो मैरिज है वो चल पाती है। आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये बात बोलेंगे, लेकिन भैया ये होता नहीं है ना, ये अनरियलिस्टिक है, ये और वो है। तो क्योंकि ये चीज़ होती नहीं है और थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लगती है, इसी वजह से ही आप अपने जीवन के अंदर जो रिलेशनशिप्स है उसके अंदर जो है आप ट्रबल महसूस करते हैं, है ना। देखिए, शारीरिक आकर्षण जब तक होता है तब तक क्या होता है, अहंकार होता है मन के अंदर, है ना। शारीरिक आकर्षण जो होता है और जो शरीर का जो देह का जो भान होता है वो क्या पैदा करता है, अहंकार ही तो पैदा करता है इंसान के अंदर। और कहीं ना कहीं आपके केस के अंदर, भाई के केस के अंदर नजर आ रहा था कि क्योंकि इनके बाल उड़ गए तो उसकी वजह से जैसे अहंकार टूट गया है। अहंकार एक तो होता है वो टूट जाना कि इंसान जो है विनम्र हो गया है, कि उसको समझ में आ गया कि यार ये फालतू की चीज़ें हैं, किसी के ऊपर मतलब ये धाक जमा करके रखना और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना ये बेवकूफ़ी है। तो इंसान, एक वो होता है अहंकार चूर चूर होना, एक होता है कि भाई अपना जो अहंकार है उसको चोट बहुत ज़्यादा लगी हुई है कि ये ना होता ना तो फिर मैं बताता। थोड़ा एक उस तरह का वो था। थोड़ा और भाई को जब हमने जो है भाई को समझने का प्रयास किया, इनके परिवार के बारे में पूछा तो बताया इन्होंने कि इनके एक भ्राता जी हैं जो कि विवाहित हैं, इनसे थोड़े बड़े हैं। जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ से कुछ दूर वो रहते हैं। ये भाई जो हैं अपने माता पिता के साथ रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और भाई उस रीति जो है एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में भी नज़र आ रहे थे कि अपने माता पिता की सेवा करने के अंदर भी ये जो भाई हैं बहुत बिलीव करते हैं। तो उस रीति जो है भाई का जो एक ओवरऑल जो कैरेक्टर है ना, मतलब ऊपर से अगर आप कैरेक्टर को देखेंगे तो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन गहराई के अंदर शारीरिक आसक्ति, भूख जो है शरीर की, वो एक बहुत ज़्यादा जो है इनके उसके अंदर नज़र आ रही थी। और उसका जो कारण है वो आगे जब हमने भाई से कॉन्वर्जेशन किया तो उसके अंदर भी वो जो कारण है सामने आया। तो हमने भाई से पूछा कि भाई अच्छा इसके अलावा और क्या इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो जो एक साइड इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के भाई ने बात किया तो इन्होंने बताया कि बचपन से ही ये काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं। बचपन के अंदर ये बताते हैं कि एक बार इनको जब शायद 10 या 12 वर्ष की आयु के थे तो इनको निमोनिया हो गया था और निमोनिया होने के बाद बिल्कुल इनकी जो स्थिति है वो ऐसी हो गई थी कि जैसे बिल्कुल मरने वाले थे और बिल्कुल जैसे मौत को टच करके वापस आए थे। फिर ये बताते हैं कि निमोनिया ठीक हुआ तो पेट की बहुत सारी समस्याएं इनको लगी,
रही। पेट हमेशा खराब रहना, पेट के अंदर दर्द रहना, एक ही पेट है और उस एक पेट से जुड़े हुए अनगिनत तो नहीं बट 4-5 अलग अलग बीमारियां जो भाई हैं उन्होंने गिनवा दी कि भाई ये सारी जो बीमारियां हैं मेरे पेट से संबंधित बीमारियां मेरे को लगी हुई हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूं। और उस परेशानी के अंदर एक जो इन्होंने चीज़ बताई वो ये है कि मैं एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार हूँ। दोस्तों एंजाइटी एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, यानी कि बेचैन रहते हैं, कि बेचैनी सी रहती है आपको। एक आपके अंदर ये लगता है कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, एक अंदर से बेचैनी, मतलब एक स्थिरता महसूस नहीं होती। ऐसा फील होता है कि हम पूरी तरह से अस्थिर हैं, हलचल रहती है अंदर, तो एंजाइटी उसको बोलते हैं। तो एंजाइटी के बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शिकार हूँ। और जिस समय कहते हैं कि मुझे एंजाइटी फील नहीं होती, उस समय जो है डिप्रेशन मुझे पूरी तरह से है वो घेर लेता है। डिप्रेशन मुझे पूरी तरह से घेर लेता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। और कहते हैं कि जब डिप्रेशन मुझे घेर लेता है तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि तू किसी लायक नहीं है, तेरी कभी किसी के साथ शादी नहीं होने वाली है। तो ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों इन सभी चीज़ों का हम आकलन कर रहे थे, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब इन सब चीज़ों का आकलन किया जाता है तो ये सब कुछ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जो सामने वाला व्यक्ति है उनका एक भाई जो शरीर का जो ढांचा है वो भी देखने को मिलता है, थोड़ा वो किस प्रकार से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उसको दिखाता है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो चीज़ है जिसके बेसिस पे दूसरी चीज़ें जज की जाती हैं वो होता है कि वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो कैसा फील हो रहा है। अभी भाई ने अपने मुंह से भी बोला था कि मैं डिप्रेशन के अंदर रहता हूँ और मुझे ऐसी ऐसी पुकार आता है, एंजाइटी आता है, और उनके वहाँ का जो एनर्जी है, एनर्जी भी पूरी तरह से डाउन फील हो रहा था कि डाउन है एनर्जी, एकदम जैसे गिरी हुई एनर्जी है, दबा हुआ कोई व्यक्ति होता है, एक दबाव सा महसूस हो रहा था। इस प्रकार का एक वाइब्रेशन सा वहाँ फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जैसे एक गहरी डार्कनेस है। अच्छा दोस्तों, कई सारे केसेस के अंदर इस प्रकार की डार्कनेस फील होती है। इनके केस की बात नहीं कर रहे, जेनेरिक बता रहे हैं। जनरली जब डार्कनेस फील होती है तो वो डार्कनेस ऐसी होती है कि वो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई चीज़ आप पे अटैक कर रही है, या आपको ऐसा फील होता है कि आपके जैसे कुछ पेन सा होने लगा, इरिटेशन होने लगा, आंखों में इरिटेशन होने लगता है, थोड़ा हेडेक होने लगता है। इस प्रकार की डार्कनेस इनके केस के अंदर महसूस नहीं हो रही थी। इनके केस में फील हो रहा था जैसे सब कुछ डाउन है, जैसे एक दबाव सा है, और एक जैसे एक तो होता है खिंचाव, खिंचाव नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे एक सब कुछ जैसे सुन्न हो गया हो, जैसे एक ऐसा माहौल हो जिसमें कुछ इंसान को समझ में ना आता हो। एक इस प्रकार की डार्कनेस इन भाई के केस के अंदर फील हो रही थी। तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए हमने भाई से एक प्रश्न पूछा, जिस चीज़ के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। तो हमने भाई से पूछा कि भाई क्या आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है, क्या आपको नाइटफॉल होता है? तो दोस्तों हमारी ये बात सुन करके जो भाई हैं उन्होंने सामने से हमें उत्तर दिया कि पिछले 20 वर्षों से, पिछले 20 ईयर्स से, 20 वर्षों से जो भाई हैं उनको नाइटफॉल की समस्या है। हमने फर्दर इनके ऊपर भाई से कुछ प्रश्न पूछे कि आपको ये जो आप कह रहे हैं कि आपको नाइटफॉल की जो समस्या है 20 वर्षों से है, तो आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कभी इसका निवारण करने के बारे में नहीं सोचा? तो ये कहते हैं कि भैया शुरू में तो देखो मेरे को ऐसा लगता था कि, क्योंकि जब शुरू हुआ तब मैं लगभग 17-18 वर्ष की आयु का लड़का था, तो कहते हैं कि मेरे को शुरू में तो देखो मेरे को ऐसा लगा, सॉरी नॉट 17-18 वर्ष, थोड़ा गलत हमने बोल दिया। तो इन्होंने कहा कि जब ये शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट जब आप प्यूबर्टी अचीव करते हो 14-15 वर्ष की आयु के अंदर, कह रहे तभी ये मेरे को शुरू हो गया था। और मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि भाई सभी लड़कों के साथ ये चीज़ होती है ना, सभी लड़के जो हैं ये चीज़ जो है खुद ही करते हैं। तो हमने यहाँ पे भाई को कहा कि भाई देखो खुद करना एक अलग चीज़ है, रात को ये चीज़ आपके काबू में न रहना ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो इसके बारे में आप हमारे को थोड़ा और बताइए। तो इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये है, और इसकी वजह से ही मुझे हमेशा से ऐसा लगता आया है कि मैं बहुत ज़्यादा एक कमज़ोरी मुझे अपने अंदर फील होती है, एक वीकनेस को मैं फील करता हूँ अपने अंदर। और जो वीकनेस है वो उनके व्यक्तित्व के अंदर वो झलक भी रही थी, दिख रहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ है, कुछ समस्या है। तो भाई से हमने फर्दर बात करी, हमने कहा कि बताओ कैसा होता है?
आप सोते हो और सुबह उठते हो तो नाइटफॉल हुआ होता है, ऐसा होता है, या आपको सपने आते हैं। तो फर्दर भाई ने जो है बताया कि उनको विकारी वृत्ति के बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे ऐसे सपने जिसके अंदर ये, कभी अगर सपना नहीं आता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि भाई संभोग कर रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहा है तो रात को फीलिंग आती है कि मैं संभोग कर रहा हूँ। और अगर कभी अगर मान लीजिए ऐसी फीलिंग ना आए तो कोई ना कोई विकारी सपना आता है जिसके अंदर ये अपने आप को किसी एक दूसरे पार्टनर के साथ देखते हैं और ये देखते हैं कि भी पार्टनर के साथ ही जो है इस चीज़ के अंदर लिप्त हैं, और उसी जो एक वहाँ से जो इनको जो फीलिंग आ रही होती है, जो सेंजुइशिक वो जो माहौल इनके लिए क्रिएट हो जाता है सपनों के अंदर, उसी के अंदर जो है इनका नाइटफॉल हो जाता है, और ये रेगुलरली होता है, रोज़ होता है। दोस्तों यहाँ पर इनके जो सारा जो इनका जीवन है, इनके सारे जीवन के जो सारे प्रश्न हैं, उसका जो उत्तर है वो ये 20 वर्षों से हो रहे नाइटफॉल के अंदर छुपा हुआ था। दोस्तों देखिए, जब हालांकि लोग इस रीति आप देखते हैं जीवन को कि भाई ये करना जो है एक बहुत ही एक आवश्यक चीज़ है, और उसी आवश्यक चीज़ को एक इनके भाई का जो बात ना हुई ना कही लेकिन अभी हमारे को टच हो रही है, वो ये है कि एक ये भी रहता होगा कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो रात को ये अपने आप नहीं होगा, है ना, तो कम से कम मैं एक पार्टनर के साथ फिजिकली एंगेज तो हो पाऊंगा। उसी चीज़ के चलते ये एक तो एक तरफ फ्रस्ट्रेटेड है और दूसरा इनको कुछ बहुत ही खूबसूरत बला चाहिए। तो वो सारी आसक्ति कहाँ से आ रही है, वो जो एक भूख आ रही है, वो भूख और शारीरिक आकर्षण इतना ज़्यादा होना, और वो कहाँ से आ रहा है, वो सारा ये जो पिछले 20 वर्षों से इनके साथ होता आ रहा है, ये उससे जुड़ा हुआ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये पिछले 20 वर्षों से नहीं हो रहा है इनके साथ, उससे भी पहले से हो रहा है। लेकिन जब प्यूबर्टी इंसान अचीव करता है और जो है उनको वो प्रवाह होने लग जाता है और उनको लगता है कि वो जो भी है रिलीज़ होने लग जाता है, तब लोगों को लगता है कि भाई अब जो है मैं तब से मेरा नाइटफॉल हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इनके साथ है ये इससे पहले से हो रहा था, उस उम्र से भी पहले से। दोस्तों जो पूरा केस है ये एक स्पिरिट अटैचमेंट का केस है। जिस चीज़ के बारे में हमने भाई को अवगत कराया, हमने उनको बताया कि ये आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आपके साथ अटैच्ड है। अब एक स्पिरिट है, एक से ज़्यादा है, बहुत सारी हैं, ये हमारे को नहीं पता। हम इस चीज़ को जज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो केसेस होते हैं जिसके अंदर मनुष्य को पता ही नहीं है कि मेरे आसपास कोई प्रेत आत्मा है, क्योंकि इन भाई के केस के अंदर न तो जब हम इनसे बात कर रहे थे तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि कोई चीज़ हमारे को अटैक कर रही है, न ही इनको ऐसी कोई अनुभूतियाँ थी कि कोई डार्क एंटिटी है। जैसे जो लोग इस चीज़ से ग्रसित होते हैं उनको डार्क एंटिटीज़ दिखती हैं, वो डराती हैं, परेशान करती हैं। इनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इनको वो फील ही नहीं हुआ। बस ये अपने आप के अंदर ही बचपन से परेशान है, बीमारियों से ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा डाउन है। इन्होंने उस रीति से कभी भी किसी डार्क एंटिटी को अनुभव नहीं किया। दोस्तों इसको बोलते हैं पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी। एक होती है एग्रेसिव पर्सनालिटी। एग्रेसिव पर्सनालिटी क्या होता है? सामने से आना और बोलना कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं, क्या मैं तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगा या मैं तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगी, और ऐसी डार्कनेस और डार्क एंटिटीज फील होना जो कि ज्यादातर केसेस के अंदर देखने को आती हैं। फिर कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं दोस्तों जो कि पैसिव एग्रेसिव होती हैं। पैसिव एग्रेसिव मतलब वो आपका नुकसान भी करती रहेगी, आपको लीच की तरह चिपकी भी रहेगी, पैरासाइट की तरह चिपकी भी रहेगी, आपके जीवन से, आपके शरीर से सारी प्राण ऊर्जा भी खींचेगी और रोज खींचेगी। एक वैम्पायर की तरह आपको चिपकी रहेगी और आपके पूरे जीवन को, आपको आत्मिक स्तर पे पूरा खोखला करती रहेगी, लेकिन सामने नहीं आएगी, छुप करके रहेगी, छुप करके। तो ऐसी एक एंटिटी का अटैचमेंट है इनके साथ। तो हमने भाई को जब ये बात बोली तो ऑब्वियसली ऐसी जो एंटिटीज होती हैं वो सामने आती नहीं है, क्योंकि वो छुप करके अपना काम करना चाहती हैं। तो हमने भाई को बोला कि देखो भाई, आपकी जो प्राण ऊर्जा है ना, वो 20 वर्षों से ज़्यादा से एक एंटिटी है जो खींचती आ रही है। तो प्राण ऊर्जा को जब सूक्ष्म रूप से खींचा जाता है आपसे, तो वो हमारे शरीर में किस रूप के अंदर वो मैनिफेस्ट होती है? बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होती है।
बीमारी हो जाने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो शरीर है, जो भौतिक हमारा शरीर है, जिस रीति उसको फंक्शन करना चाहिए वो उस रीति फंक्शन नहीं कर रहा है। हमें कुछ दर्द पैदा हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि जो वो करने के लिए बना हुआ है वो चीज, वो एक कोई पर्टिकुलर अंग है, वो अपना वो चीज वो नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हमने बताया दोस्तों, इनकी प्राण ऊर्जा एक बहुत ही लंबे समय से खिंच रही है और धीरे धीरे मृत्यु की, जैसे होता है ना कि मृत्यु जो एक दानव है, जो एक राक्षस है, वो अपना मुंह खोल करके बैठा हुआ है, धीरे धीरे भाई जो मृत्यु है उसके जैसे एक है ना मुख के अंतर प्रवेश करते जा रहे हैं। मृत्यु जैसे अपने पास बुला रही है, वो हो रहा है, डेली स्लिप हो रहे हैं। तो हमने भाई को रेकमेंड किया कि भाई अपने लिए लड़की देखना बंद करो, पहले अपनी जो ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करो। मेरे को विकारी सपना ना आए, इसका सॉल्यूशन नहीं, ये नहीं है कि फिजिकली मैं किसी के साथ विकार के अंदर जा सकूं, ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि विकार इतने समय से ये चीज़ हो रही है, फिजिकली विकार में जाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है अपने अंदर, है ना। जो पूरी तरह से जो शरीर है उसको ये जो भी एनर्जी आपके साथ है खोखला कर चुकी है, खा चुकी है पूरी तरह से। तो इनको, अच्छा दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी और वीडियोस के अंदर भी बताया है कि जब ऐसी चीज़ें हमारे साथ अटैच्ड होती हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन आना, और एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या हमारे साथ होना, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। जब भी कोई डार्क एंटिटी अटैच्ड होती है तो उसका जो थिंकिंग पैटर्न होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, उसका प्रभाव हमारी सोच के ऊपर आता है। तो उसी एनर्जी के प्रभाव के चलते हमने भाई को बताया कि भाई देखो, ये जो नाइटफॉल हो रहा है और ये जो अटैचमेंट का केस आपके साथ है, इसी की वजह से आपको इतनी सारी बीमारियां हैं, इसी की वजह से ये जो बाल हैं वो उड़ गए हैं, क्योंकि शरीर खत्म हो रहा है, खोखला हो रहा है। तो आपका फिजिकल बायोलॉजिकल एज भले ही कम हो, 34 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, सॉरी, जो आपका जो डॉक्यूमेंट वाला एज है भले ही वो 34-35 वर्ष हो, लेकिन बायोलॉजिकल एज आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसका भी टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि बायोलॉजिकल एज तो भाई मेरा 45-50 वर्ष की आयु के व्यक्ति का हो चुका है ना। और इसी की वजह से आपका विवाह भी नहीं हो रहा है। विवाह न होने का कारण आपके सर पे जो बाल नहीं बचे हैं वो विवाह होने ना हो पाने का कारण नहीं है। विवाह न हो पाने का कारण है वो एनर्जी जो कि आपके साथ अटैच्ड है, जो कि प्रेत रूप के अंदर, आत्माओं के रूप के अंदर जो कंसीडर करती है कि तुम मेरे पति हो। एक एनर्जी जिसने आपको अपना पार्टनर बना रखा है, जो डेली संभोग करती है आकर के, वो एनर्जी आपकी शादी न तो उसने होने दी है, न ही वो होने देगी। अब दोस्तों, भाई जो है उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का, अच्छा तो अभी हम फिर बताते हैं कि पहले जब काउंसलिंग का दिन था तो इन सभी लाइंस पे हमने जो भाई हैं उनसे बात किया, तो भाई को हमने ये रेकमेंड किया कि जो चक्रा हीलिंग के सेशंस हमने पीछे कराए थे, तो हमने भाई को रेकमेंड किया कि जो चक्रा हीलिंग है वो आपको रेगुलरली करना चाहिए। पहले का भी उसका एक वीडियो जो है वो हमारे पास जो था, और कुछ ऐसा था कि ये हमने भाई को बोला था कि आप ये सारी जो सेशंस हैं उनको अटेंड करना। जब आप इन सभी सेशंस को आप अटेंड करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं एक नई ऊर्जा से, एक नई एनर्जी से मैं भर गया हूँ। और उसी के साथ साथ हमने प्यारे भाई को ये रेकमेंड किया था कि एक कोर्स है मेडिटेशन का, उस पूरे कोर्स को, जिस कोर्स को करने में लगभग 10 से 15 दिन आपको लगेंगे, पहले आप ये चक्रा हीलिंग करना, फिर जो है आप ये मेडिटेशन का जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना। या तो उनको हमने कोई लोकेशन बताया होगा, अभी हमारे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि लोकेशन बताया था। ऑनलाइन भी ये कोर्स कराया जाता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे भाई बहनों को हम ये कोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप सेल्फ हीलिंग सीखो। सेल्फ हीलिंग जो ये 10 से 15 दिनों के अंदर सिखाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप अपने आप को हील करना भी सीखते हैं, अपने परिवार के अंदर जो परिस्थिति है उसका निवारण करना भी सीखते हैं, और अपने चारों तरफ जो है पॉजिटिव का वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन फैलाना सीखते हैं, जिससे कि नेगेटिविटी आपके जीवन से, आपके घर से, आपके शरीर से, आपकी दुनिया से दूर होती जाती है धीरे धीरे। और आप जो है एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को पहले अचीव करते हैं, फिर एक हेल्दी माइंड रिजल्ट्स इन ए हेल्दी बॉडी। आप एक हेल्दी बॉडी को अचीव करते हैं और फिर अपना जो जीवन है उसके अंदर सशक्त होकर के सही निर्णय ले पाते हैं, सही दिशा में अपने जीवन को आगे ले जा पाते हैं। तो ऐसे कोर्स का हमने भाई को रिकमेंडेशन दिया था।
अब जो प्यारे भाई हैं वो ये हमने जो भाई हैं इन्होंने हमारे को बताया कि मैंने 7 दिन का वो रिग्रेशन वो तो किया, चक्रा हीलिंग का आपका सेशन किया, लेकिन मैं चक्रा हीलिंग का सेशन करता था तो 10 मिनट के बाद ही मुझे नींद आ जाती थी। 10 मिनट के बाद ही, बस 10 मिनट का ही करता था मैं, उसके बाद सीधा मैं सेशन के एंड में जागता था। सेशन किया, सो गए 10 मिनट बाद, उसके बाद सेशन के एंड में जागता था। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो हमने भाई को कहा कि भाई देखिए आप रिलैक्स फील करते होंगे आप, तो कहते मेरे को सब अच्छा फील हो रहा था, सब कुछ अच्छा फील हो रहा था उसके अंदर। तो हमने भाई को कहा कि प्यारे भाई फिर 7 दिनों के बाद आपने उसको किया, रेगुलरली किया? क्योंकि एक्चुअली में हमारे को याद नहीं था कि भाई उनको हमने रेगुलरली वो करने के लिए कहा या नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने मना किया था, आपने तो बस ये कहा था कि बस ये 1 हफ्ता कर लेना, उसके बाद कोर्स कर लेना। तो हमने भाई से पूछा कि क्या आप कोर्स करने के लिए गए थे? तो भाई ने कहा कि नहीं मैं कोर्स नहीं करने के लिए गया, ना मैंने वो ऑनलाइन कोर्स किया जो ऑनलाइन रीति हो जाता है 10-15 दिन के अंदर, ना ही मैं किसी सेवा केंद्र को, अगर हमने उनको बताया था कि पास का सेवा केंद्र ढूंढो वहाँ जाओ, कह रहे मैं वहाँ पे भी नहीं गया, मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे को इलेक्शंस की ड्यूटीज़ थी और इलेक्शन वगैरह थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी उसके अंदर रहा। तो हमने भाई को कहा कि भाई देखिए फिर भी भैया आपको, और इन लाइन्स के ऊपर जो है कि कोर्स वो नहीं कर पाए, ये वाली जो बात है, भाई का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम अटेम्प्ट कर पाए थे और उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो उसके बाद ये वाली जो बात है वो होने लगी और भाई काफ़ी अपसेट थे। तो हमने कहा कि भाई अगर आपको हमने कुछ कहा है, कुछ बताया है, तो आपको करना चाहिए ना। अगर सिर्फ पैसा लेकर के PLR और काउंसलिंग करने की बात थी, तो जब 1.5 महीना पहले आप हमारे को मिले थे, उसी दिन ही हमने आपकी काउंसलिंग करी थी, उसी दिन हम आपका PLR कर देते। हमें पता था कि चांसेस बहुत कम है, PLR नहीं होगा आपका केस समझ करके, तो हम कर देते, तो तभी कर देते और तभी बोल देते कि नहीं हुआ, और नहीं होने के बाद फिर बोलते कि 1.5-2 महीना ये करो फिर दोबारा से कराना। तो हमने अगर तब आपका PLR नहीं किया है और आपको कुछ चीज़ें करने के लिए बोली हैं, तो ऑब्वियसली आपके केस से हमारे को कुछ समझ में आ रहा है कि अभी करने का फ़ायदा नहीं है। हालांकि दोस्तों देखिए, जब भी हम किसी प्रकार की बुकिंग लेते हैं, मान लीजिए हमने PLR और काउंसलिंग की बुकिंग ली एक साथ, तो हमारे को पता होता है कि हम 3 घंटे का टाइम देते हैं, लेकिन लगभग 4-4.5 घंटे हम अपने फ्री रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे को पता होता है कि इतना हमारे को समय हमारा लग जाएगा। तो 1.5 महीना पहले जब हमने भाई को PLR के लिए बोला कि आप आज मत कराइए, तो उस दिन का बाकी का जो 3 घंटा का जो समय था, 1-1.5 घंटे का काउंसलिंग हो गया, बाकी का जो समय हमारा तो बेकार गया ना। लेकिन फिर भी ये समझते हुए कि चल कोई नहीं यार, अगर मुझे नहीं लग रहा है चांसेस तो मैं नहीं करता हूँ, इनको मैं कुछ और रिकमेंडेशंस दे देता हूँ। तो हमने अपनी तरफ से वो प्रयास किया। और हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों, क्योंकि शायद हम मैसेजेस में वो बात भाई को ना समझा पाएँ, और अगर वो इस वीडियो को देखें तो यहाँ से शायद वो इस बात को समझे कि हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी ईमानदारी के साथ और इस चीज़ की शुभ भावना रखते हुए कि जब अगली बार होगा तो भाई का PLR सक्सेसफुल हो, एक ही बारी में हो, इसी शुभ इच्छा के साथ हमने 1.5 महीने बाद के लिए जो भाई है उनको PLR का दोबारा समय दिया और उनको तब तक कहा कि आप कोर्स वगैरह कर लीजिए। अब क्या हुआ कि 7 दिन भाई ने अपना चक्रा हीलिंग किया, वो 7 दिन के अंदर पॉजिटिविटी फील हुई, लेकिन वो जो डार्क एंटिटी है वो तो आपके आसपास ही घूम रही है ना भाई। आगे का कोर्स कौन करेगा? जो कोर्स आपको बताया, डेली अभ्यास कौन करेगा? डेली क्लासेस कौन करेगा? तो क्योंकि वो 1-1.5 महीने के अंदर हमने ऐसी आशा की थी कि कोर्स करने के बाद, क्लासेस करने के बाद भाई सेल्फ हीलिंग सीख चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा इस 1.5 महीने के अंदर अपने आप को सेल्फ हील कर चुके होंगे, और उसी के बेसिस पे हमारे को ये आश थी कि जो एंटिटी है थोड़ी दूर हो जाएगी, है ना, काफ़ी आप इतने हो जाओगे कि आपका PLR हो सके। तो इसी आश के साथ फिर भाई का PLR किया गया। लेकिन दोस्तों जब PLR किया जाता है और PLR के अंदर जब आपको ट्रांस में भेजा जाता है, तो ट्रांस में भेजने के बाद एक एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी लोगों से ज़रूर कराते हैं। पहला एक्टिविटी होता है कि आपको ट्रांस में जाने के बाद जाकर के एक रेलिंग को पकड़ना है। आपको बताना है कि रेलिंग स्मूथ है या खुरदुरा है। रेलिंग अगर स्मूथ महसूस हो तो मतलब यह है कि जो जीवन है उसके अंदर सब कुछ निर्विघ्न होने वाला है, आगे और कोई कांटे नहीं है। तो जो भाई हैं उनको जो रेलिंग है, इन्होंने कहा कि वो तो मुझे स्मूथ फील हो रहा है। तो हमारे को लगा अच्छा, अड़चने पैदा करने वाले लोग नहीं हैं इनके जीवन के अंदर, ठीक है। मतलब खुरदुरा हुआ तो मतलब यह है कि दूसरे लोग हैं और बहुत सारी आत्माएं हैं जो अड़चन पैदा करना चाहती हैं आपके जीवन के अंदर। तो वो स्मूथ थी, तो हमने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, रेलिंग स्मूथ फील हुई। फिर हमने इनको कहा कि पलटो और बताओ कि बेंच है वहाँ, एक बेंच बताओ कौन से रंग का है, जिस बेंच पर जाकर के बैठना होता है दोस्तों। तो इन भाई ने ऐसा बताया कि डार्क है बेंच, एकदम ब्लैक कलर का बेंच मुझे नज़र आ रहा है।
दोस्तों ब्लैक कलर का डार्क कोई भी चीज़ फील होना पीएलआर के सेशन के दौरान जब आप ट्रांस के अंदर हैं, डार्क बेंच दिखाई देना इस चीज़ का सूचक है कि आपके अंदर जो डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। और जब डार्कनेस ने आपको ओवरपावर कर रखा होता है तो इस केस के अंदर स्पिरिट गाइड से कनेक्शन नहीं बन पाता है। और अगर किसी भी व्यक्ति को स्पिरिट गाइड दिखाई न दें तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता ही नहीं है। अब इसमें भी कई सारे भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया कि आप सिर्फ ऐसा सेशन कर सकते हो जिसमें आप बस स्पिरिट गाइड से मिले, है ना, या पीएलआर होगा तो उसमें स्पिरिट गाइड दिखेंगे ना। तो हम सबको ये बताते हैं कि भैया स्पिरिट गाइड दिखेगा तभी पीएलआर होगा, स्पिरिट गाइड नहीं दिखेगा तो पीएलआर होगा ही नहीं, क्योंकि आगे के रास्ते पे वही लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हमारे को डार्कनेस दिखाई दे रही थी तो हमारे को पता था कि स्पिरिट गाइड नहीं आएंगे, तो पहले हमने वहां पर उस एंटिटी का आवाहन किया जो कि अटैच्ड है, जो कि इनके आसपास रहती है, लेकिन हमारे आवाहन करने पे वो एंटिटी वहां पे नहीं आई। तो इनको दिखाई दिया कि कोई यहाँ पर नहीं है। फिर हमने इनको कहा कि चलो ठीक है वो नहीं आते, तो हमने थोड़ा जोर लगाया और जोर लगा करके जो स्पिरिट गाइड है उनका आवाहन करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ स्पिरिट गाइड भी नज़र नहीं आए। दोस्तों जो डार्क बेंच है उसको देख करके हम पहले ही समझ गए थे कि जो है इनको वहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है, कोई भी स्पिरिट गाइड नहीं आने वाला है, क्योंकि वो डार्कनेस ने ओवर पावर किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम छोटे से और प्रश्न का भी उत्तर देने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमारे को ये बोलते हैं कि भैया आपके सेशंस के अंदर हैं कभी भी कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बैल, सांप के रूप में दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों होता है? वह इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम सेशन तभी करते हैं और सेशन को हम आगे तभी बढ़ाते हैं जब स्पिरिट गाइड नजर आए, उनकी एनर्जी होती है, वो आपको हेल्प करते हैं और हमारे को क्लियर सिग्नल मिल रहे हो कि डार्कनेस नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मान लीजिए इस केस के अंदर अगर आगे भी बढ़ा जाए, डार्क बेंच उनको दिखाई दे रहा है और डार्कनेस हमारे को पूरी फील हो रही है, तो जो कुछ भी उनको दिखाई देगा वो सिर्फ मैनिपुलेशन से भरा हुआ होगा, उसके अंदर कोई भी चीज़ फैक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों हमारे केस के अंदर जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, लोग मनुष्य के रूप में इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि जिन लोगों के ऊपर प्रेत आत्माएं होती हैं हम अमूमन तौर पे उनके पीएलआर करते ही नहीं है। जिनके ऊपर डार्कनेस का इंपैक्ट होता है उन लोगों को कुछ भी नजर आता है। हालांकि कुछ केसेस के अंदर कर देते हैं जब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या कुछ ऐसे केसेस के अंदर करते हैं जहां पे हम सामने वाली जो सोल है उसके साथ भिड़ जाते हैं पूरी तरह से। उस दिन हमारा ये वाला मूड होता है, हमारे को ये इशारा आ रहा होता है कि इसको दबा दो, है ना, ऊपर से हमारे को इशारा ये आ रहा होता है, तब करते हैं वो। तब जो है जो एंटिटी होती है, हालांकि ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए गर्दन दबोच करके साइड में बिठा देते हैं और फिर करते हैं, क्योंकि कई केसेस आपने ऐसा देखा होगा कि डार्क एंटिटीज होती हैं वो बात भी करती हैं, तो वहाँ पे करते हैं। लेकिन जहाँ पर चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर ना हो, चीज़ छुपी हुई हो, वो पूरी तरह से मैनिपुलेट करती है। और लोगों के केसेस के अंदर बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि दूसरे, हम हालांकि कमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो जनरली जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते। उनको बस ये है कि सेशन किया तो कुछ भी दिखाना ही है, कुछ भी दिखा दो, कहीं भी ले जाओ उनको। तो यहाँ पर जो है हमने जो भाई है उनका सेशन एंड कर दिया क्योंकि हमारे को दिखाई दे रहा था कि वो नहीं है, तो आगे जाना बेवकूफ़ी थी क्योंकि कुछ भी उनको जेन्युइन नज़र नहीं आता उनके केस के अंदर। तो हमने जो भाई है उनको ट्रांस से बाहर निकाला और हमने जो ये जो डार्क बेंच है इसका जो पर्सपेक्टिव उनको दिया कि आप अभी भी डार्कनेस से फिल्ड हैं। और यहीं पर ही दोस्तों फिर जब ये इनसे बात हुई थी तो भाई ने ये बात हमारे को बताई थी कि उन्होंने कोर्स नहीं किया है। हालांकि थोड़ा सा हम भाई से इस चीज़ पे बहस कर रहे थे कि आप रेगुलरली चक्रा हीलिंग करते ना, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि भाई उनको रेगुलर चक्रा हीलिंग के लिए बोला या नहीं बोला है, लेकिन उनको कोर्स करना चाहिए था। यहाँ पर हम ये भी बोलना चाहेंगे दोस्तों कि अगर भाई कोर्स कर भी लेते, पूरा अभ्यास कर भी लेते, तो भी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं थी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता ही होता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और जब भी अगर कोई भी भाई या कोई भी बहन हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन या काउंसलिंग करने के लिए अप्रोच करते हैं तो उनको लगभग 15 से 20 मिनट का एक वीडियो हमारी टीम भेजती है। दोस्तों जब भी आप अपना सेशन बुक करें, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 15 से 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद ही आप जो है सेशन को हमारे साथ स्केड्यूल करें, क्योंकि उसके अंदर इस बात को क्लियरली
पहले से बताया जाता है, हर एक सेशन को बुक करने से पहले वीडियो भेजा जाता है और उसके अंदर क्लियरली ये बात एक्सप्लेन की जाती है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है उसका जो सक्सेस रेट होता है वो 60-70% होता है। बाकी केस के अंदर या तो आपको मल्टीपल सेशंस लेने की आवश्यकता होती है या फिर आपका केस ऐसा होता है कि आपका PLR हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले से बता करके चला जाता है। और हमारे केस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं या हम बैठ करके अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि हम अपना समय दे रहे हैं और हम चाहें ना चाहें आपके साथ जो चीज़ें अटैच्ड हैं, अगर आप उसको डार्क एंटिटी के रूप में नहीं भी देखते हैं तो भी अगर सिर्फ आपको ये लगता है कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन से मैं गुजर रहा हूं तो भी आपके पास है तो डिप्रेशन की एनर्जी ना। अगर हम आपको बैठ करके साधना कराते हैं, हीलिंग करते हैं, आपसे बात करते हैं, PLR करने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर हीलिंग एनर्जी यूज़ होती है, तो आपका जो भी कचरा होता है ना, जो आपके ऊपर जो भी चीज़ हावी होती है वो हमारे पास आती है। तो ये जो पूरा समय हम देते हैं, जो गाइडेंस हम देते हैं और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से ये प्रयास करते हैं कि बस हो जाए, बार बार आपको ये जो सब सेवाएं हैं बार बार आपको इसके लिए खर्चा ना करना पड़े, उस चीज़ के लिए जो भी अमाउंट है वो हम चार्ज करते हैं। और ये हर बात को पहले क्लैरिफाई किया जाता है, उसके बाद आप अपना सेशन बुक करें। अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमने तो आपको पूरा 15-20 मिनट का वीडियो भेजा, उसके अंदर आपको बोला भी कि वीडियो पूरा देखना है, वीडियो के शुरू में ही बोला होता है, वो जो सेशन बुकिंग वाला वीडियो होता है, लेकिन आपने शुरू के केवल 10 मिनट देखे और आपने सेशन बुक कर लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप वीडियो पूरा देखिए ताकि किसी भी गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आप अपना सेशन बुक ना करें। तो जब आप कोई भी सेशन करते हैं तो जो समय हम दे रहे हैं, जो एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हम आपके साथ, जो भी हमारी जितनी भी हमारी एक्सपर्टीज़ है, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सपर्टीज़ हैं तभी आप सेशन बुक करें। पहली बात तो वो हम आपके साथ जो शेयर करते हैं उसके अवज के अंदर हम एक फ़ीस लेते हैं। अब एक बात इसके अंदर, और हालांकि हमको ये बात को जस्टिफाई सिर्फ करने की रीति नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम सैकड़ों ऐसे केसेस करते हैं जिसके अंदर भाई बहन जो अफोर्ड कर सकते हो बस वो अपनी मर्जी से वो कर देते हैं, उसका हमारा प्रॉपर प्रोसेस है। अच्छा, बहुत बार भाई बहन हमारे को संपर्क करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैसेज भेजेंगे और इमीडिएटली हितेश भाई उनसे बात कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरा दिन हम सेशंस के अंदर बिजी होते हैं, समय बचता ही नहीं है। तो आप हमसे इंटरेक्ट करते हैं, उसका हमने एक प्रोसेस बना रखा है कि आपको बात करनी है, अपना कंसर्न शेयर करना है, तो आप काउंसलिंग का सेशन बुक कीजिए और काउंसलिंग के माध्यम से आप जो है वो कीजिए। अब उसके अंदर क्या है, काउंसलिंग जनरली बुक करने के लिए फीस होती है, लेकिन अगर किसी भाई को, किसी बहन को आर्थिक समस्या होती है तो हम सबको बोल करके चलते हैं कि उसकी वजह से आपकी काउंसलिंग ना हो या आपको जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे काउंसलिंग हो, चाहे PLR हो, या जो हीलिंग के सेशंस हो। हीलिंग के सेशंस तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो हम ग्रुप में ही करते हैं, वो वैसे भी हम जो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बेस्ड रखते हैं उन सेशंस को हम। तो ये जब होता है, कई सारे भाई बहन ऐसे हैं और जो कि जब उनके सामने वीडियो जाता है तो ऑब्वियसली उनको पता लगता है कि इतना फीस है। तो बहुत सारे भाई बहन हैं वो हमारे को मैसेज लिखते हैं कि भैया मेरी ये अफोर्ड करने की मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमारी टीम उनको बोलती है कि आप 2-3 मिनट का वॉइस नोट भेजो, बताओ कि क्या समस्या है। फिर क्या होता है कि हमारा जो बैंडविड्थ अलाउ करता है दोस्तों, उसके अनुसार जैसे 2-3 दिन के अंदर एक बारी में हम सारे ऐसे रिक्वेस्ट जो है उनको रिव्यू करते हैं और ज़्यादातर रिक्वेस्ट हमारे पास जेन्युइन ही आती हैं। तो ज़्यादातर जो ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमारे को प्रॉब्लम है, उसको हम सुनते हैं, हमारे को फीलिंग आती है कि नहीं उनको प्रॉब्लम है, तो हम अपनी टीम को बोल देते हैं कि आप उनको मैसेज डाल दीजिए, जो अफोर्ड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से हम नहीं बोलेंगे कि इतना ही दो, ठीक है। और वो कुछ भी हो अमाउंट, है ना, छोटे से छोटा 1 रुपया हो भले, तो ऐसे हम कर देते हैं सेशंस। तो कहने का भाव ये है कि काउंसलिंग से ही आपको मदद मिलेगी, उसका भाव ये नहीं है कि आप पैसा भरोगे तभी मदद मिलेगी, ये भावना नहीं है। भावना ये है कि वो प्रोसेस सेट किया हुआ है। आप अप्रोच कीजिए, आपने सेशन शेड्यूल किया, आपको आर्थिक तंगी है, आप उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो वो हमारे को जेन्युइन लगेगा वो केस। तो पैसों की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन भाई के केस के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि जब इनका PLR नहीं हुआ तो जैसा कि हमने बताया, हमने इन भाई से थोड़ा इन लाइन्स पे बात करी, फिर हमने जो भाई हैं उनको कुछ वीडियोस भेजे। हमने बोला कि वीडियोस के माध्यम से आप रेगुलरली चक्रा हीलिंग कीजिए। 10 मिनट में आप सो जाते हैं, कोई बात नहीं, डेली रेगुलरली आप कीजिए। उसके साथ साथ हमने भाई को बताया कि ये कोर्स है
अभी फिर दोबारा से कोई कोर्स शुरू हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही थी, तो हमने भाई को बोला कि अभी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, पूरा रेगुलरली करो, ठीक है, अपने जो सेल्फ हीलिंग है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, और आगे भी जो हीलिंग के सेशंस हम कंडक्ट कराते हैं वो सारे सेशंस आप अटेंड कीजिए। 2 से 3 महीने के अंदर कैसे खुद को जो है रिवाइव करना है उसके बारे में हमने बताया। जो वो 10-15 दिन के अंदर जो कोर्स है वो जो सब सीखेंगे, उसके अंदर से भी कुछ विशेष विधियां जो उनको सीखने को मिलेंगी, जिस विधि का इस्तेमाल करके पूरी तरह से डार्क एनर्जी को दूर भगाया जा सकता है। पहले अलग करेंगे और अलग करके फिर क्षमा योग करेंगे। कि एक होता है कि हमें मुक्ति भी करानी हमारी ही जिम्मेवारी होती है दोस्तों। जिसके साथ जो एंटिटी अटैच्ड होती है वो उसके साथ अटैच्ड इसीलिए होती है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ उस एंटिटी का गलत किया है, कुछ ना कुछ जो है आपने उनको दुख पहुंचाया है। लेकिन क्या होता है, वो अटैच्ड होते हैं, आपको वीक कर रहे होते हैं। तो पहला स्टेज होता है उनको अपने आप से डिटैच करना है, उनको अलग करो कि वो आपसे चेप ना रहें, आपसे और एनर्जी ना ले सकें, और फिर उनकी मुक्ति कराने के लिए क्षमा एवं बंधन मुक्ति योग है वो कराया जाता है। तो ये सब कैसे करना है, इन सभी लाइंस के ऊपर भाई को हमने बताया कि ये है। और फिर हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ रिग्रेशंस का, उसके माध्यम से भाई को समझाया भी है कि आपके साथ केस क्या है। तो हमने भाई को कहा कि देखो भाई, कोई हम विजन से ये चीज देख नहीं रहे हैं, लेकिन दिन रात हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, दिन रात हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, है ना, इसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज है। तो उसके आधार पे हम आपको बताते हैं कि आपसे कोई ना कोई आपका कोई पार्टनर रहा है आपकी पास्ट लाइफ के अंदर। ये जो भी एंटिटी आपके साथ अटैच्ड है ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मोह के बंधन में आपसे फंसी हुई है आपके साथ, और इस एंटिटी को इतना ज्यादा मोह है कि ये किसी और को आपका पार्टनर बनते हुए नहीं देख सकती, और कुछ भी हो जाए ये आपकी किसी से शादी नहीं होने देगी जब तक ये आपके साथ अटैच्ड है। तो भाई को ये समझाया कि भाई ये अटैच्ड है। और पास्ट लाइफ हमने भाई को कहा कि देखो भाई, आप अपना पास्ट लाइफ करा लेना दोबारा से। आप पास्ट लाइफ अगर करा भी लेंगे ना, और आप जब दोबारा से अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे PLR का 2-3 महीने बाद, ये सब कुछ करने के बाद जब आप करेंगे भी, तो भी ऐसी ही कुछ कहानी निकल करके आएगी कि आप थे, आपकी वजह से शायद ये मर गई हों, या आप लोग साथी थे एक साथ मर गए हों, आपका जन्म हो गया हो और वो फंस गई हो, उसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसके अंदर आपने इसको छोड़ करके किसी और से विवाह कर लिया हो, जिसकी वजह से इस लड़की ने आत्महत्या कर ली हो, या ऐसा कुछ किया हो। ऐसा ही कोई केस आपके पास्ट लाइफ के अंदर निकल करके आएगा, क्योंकि ऐसी ही एंटिटीज, ऐसी ही सोल्स जो हैं वो पैसिव अग्रेसिव होती हैं, जो कि आपका नुकसान ऐसे नहीं पहुंचाना चाहती कि आपका खून करना चाहती है, आपको बर्बाद करना चाहती है। इसीलिए आप नौकरी आपको मिली, बल्कि आपकी सहयोगी है वो, कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप फंसते हो बल्कि आपको निकलवा देती होगी वो अपनी पावर यूज करके। वो बहुत ज्यादा मोह में है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है आपके साथ। तो ये जो एंटिटी है वो एग्रेसिव रीति आपका नुकसान नहीं करना चाहती है, वो आपके साथ रहना चाहती है कुछ भी हो, और धीरे धीरे आपकी प्राण ऊर्जा खींच करके आपको मृत्यु के मुंह में लेकर के जा रही है, क्योंकि वो एंटिटी ऐसा सोचती है कि आप मरोगे तो आप उसके साथ हो जाओगे, आप उसके साथ रह जाओगे, लेकिन आपकी मृत्यु होते ही आप लोग अलग हो जाओगे। और ये बात अगर आप उस एंटिटी को हम समझाने की कोशिश करें तो उनको समझ में नहीं आती ये चीज, क्योंकि वो जोन के अंदर लॉक्ड है कि मुझे ये चाहिए। तो इसीलिए डेली आपकी एनर्जी खींच रही है वो, इसीलिए आपको मृत्यु के मुंह में लेकर के जा रही है, इसीलिए आपकी इतनी सारी परेशानियां हैं, इसीलिए बाल झड़ रहे हैं, और इसीलिए आपका विवाह नहीं होता है। तो ये जो एंटिटी है इसका निवारण आपको करना है। तो जो कोर्स हमने भाई को रेकमेंड किया वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है दोस्तों। उसके माध्यम से और उसकी विधियों के माध्यम से किस प्रकार से अपने सभी बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है, और जिन आत्माओं के हमारे साथ बंधन है उनको भी कैसे बंधन मुक्त किया जा सकता है, ये बहुत ही विस्तार में सिखाया जाता है। तो फिर से हमने भाई को जो है हमने अनुरोध किया, भाई को हमने निवेदन किया कि आप ये कोर्स करना, और करने के बाद 2-3 महीना ये आप अभ्यास करना, और उसके बाद फिर जो है आप दोबारा से पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सेशन है वो रखवाना। भाई ने कहा कि क्या दोबारा पे करना होगा? हमने कहा बिल्कुल, जितनी बार हमें अपना समय अगर आपको देना होगा, इतने घंटों हमारे को लगाने होंगे, तो आपको बिल्कुल वो होगा। भाई की कुछ शिकायत थी कि आपने इस दिन तो इतना कम समय दिया। तो दोस्तों थोड़ा सा एक ये भी चीज़ है कि जब हम काउंसलिंग भी करते हैं और ये सेशंस भी करते हैं, काउंसलिंग का ज़्यादातर भाई बहन है, बहुत सारे भाई बहन का हमने काउंसलिंग किया है, वो लोग भी कमेंट के माध्यम से अपने जो है विचार रख सकते हैं। तो 1 घंटे का काउंसलिंग होता है, लेकिन हम ऐसा सोच के नहीं चलते कि 1 घंटे में बस भगा दो या ख़त्म कर दो, ऐसी भावना से नहीं रखते कि बस 1 घंटा हुआ, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, चलो भागो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। हमें सोचते हैं कि अगर कोई प्यारा भाई, कोई प्यारी बहन अगर हमसे बात कर रही हैं, तो चाहे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए,
लेकिन पूरी बात हो और पूरा जो है कुछ निकल करके आए कि उनको क्या करना चाहिए। और इसी वजह से जितने भाई बहन हमारे साथ सेशंस की बुकिंग करते हैं, आप सबने देखा होगा ऑलमोस्ट हर भाई या हर बहन को हम बोलते हैं कि सेशन 15 मिनट बाद करूंगा, सेशन आधा घंटा लेट करूंगा। और वो इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि पिछले वाले सेशन से हम बाहर नहीं निकले होते। यहाँ तक कि हर सेशन के बीच में जो बुकिंग होता है, हमारी टीम को हमने एडवाइस किया होता है कि आधे घंटे का ब्रेक रखना बीच में, ताकि हम सांस ले पाएं। लेकिन क्या होता है कि पुराना सेशन हो गया, वो 1 घंटे का समय था, 1 घंटे का समय करके आगे का आधा घंटा भी पूरा निकल जाता है, उसके ऊपर भी 5-10 मिनट चाहिए होते हैं, तो अगले वाला सेशन भी आगे पुश हो गया होता है पहले से। तो पूरा दिन हम लगातार सेशन कर रहे होते हैं, बीच में सांस लेने का भी टाइम हमारे को नहीं मिलता। अब यहाँ पे हमने प्यारे भाई को ये बात भी बोली कि देखो प्यारे भाई, सीधी सी बात है, हम समय देते हैं तो हमारे को होता है, और आपको कोई आर्थिक तंगी भी नहीं है। आपको आर्थिक तंगी होती तो हम बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसा कि आर्थिक तंगी वाले केसेस के अंदर हम कर देते हैं, है ना। लेकिन आर्थिक तंगी नहीं है, तो आर्थिक तंगी नहीं है और हमें आपको समय देना है, तो हाँ हम फीस लेंगे, है ना। तो ये है। और सब कुछ जो है भाई के हमने सामने रख दिया। फिर नेक्स्ट डे जो है भाई ने ये थोड़ा उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुआ, फ्रॉड हुआ, ये है वो है। तो हमने सबको उनको समझाया कि भाई देखो, हमने अपनी तरफ से पूरी एनर्जी, अपना समय लगाया है, और अगर नहीं हो रहा तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रोविज़न भी होता है कि जिन लोगों का एक बारी में नहीं हो पाता सेशन, वो हमारा जो सेशन बुकिंग वाला वीडियो है उसके अंदर भी एक्सप्लेन्ड है। जिनका एक बारी में सेशन नहीं हो पाता है उनके लिए होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो सेशन करेंगे तो उनको PLR का फीस हाफ पे करना होता है। वो भी हमने उनको बताया कि भाई अगर आप स्थिति देख रहे हो तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बोला हुआ है ना, तो आप ये वो कीजिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो डार्क एंटिटीज होती हैं उनका काम क्या है, आपको भटकाना। अभी जो भी एंटिटी इनके साथ है, हमने इन भाई को 2 से 3 महीनों के अंदर कैसे छुटकारा पाना है, कैसे उसको मुक्त कराना है, कैसे परिस्थिति का निवारण करना है, वो पूरा प्रोसीजर बताया। लेकिन वो डार्क एंटिटी क्या करेगी, बार बार इनको यही थॉट देती रहेगी कि तुम्हारे साथ तो धोखा कर दिया, तुम्हारे को तो बोला और PLR नहीं हुआ, तुम्हारे को तो बोला और PLR नहीं हुआ। इनको इस जोन के अंदर फंसा करके रखेगी, जिसकी वजह से अब ये भाई क्या करेंगे, जो इनको हमने बताया ना अगले 2-3 महीने तक आपको करना चाहिए, वो नहीं करेगा ये भाई, क्योंकि वो हमारी वीडियोस के माध्यम से है। जो मार्ग हमने दिखाया है उसके रीति समस्या जो है उसका निवारण होगा। तो ये इस जोन के अंदर ये भाई फंस करके वो जो निवारण की चीज बताई है, एक्चुअली में तो निवारण अपने को चाहिए ना कि बीमारियां खत्म हो, विवाह अगर आप करना चाहते हैं, आगे गृहस्थी बसाना चाहते हैं, विवाह आपका हो पाए, है ना, और आपका जो है जो डिप्रेशन एंजाइटी खत्म हो। लेकिन PLR में धोखा मिल गया, PLR में धोखा मिल गया, PLR में धोखा मिल गया। अब ये भाई क्या है, उसी जोन के अंदर लॉक हो गया। और कैसे इस जोन के अंदर लॉक हुआ, हालांकि हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं दोस्तों, दूसरा स्टोरी प्लान था, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई को मैसेज देना चाहते हैं कि इस सब चीज़ के चक्कर में पड़ करके जो निवारण आपको बताया है उसको छोड़ना मत। आप हमारे बारे में कैसा भी फील करते हो, आप छोड़ो उस बात को। जो निवारण बताया वो निवारण करो, ताकि अपनी परिस्थिति से बाहर निकलो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो एंटिटीज़ होती हैं वो भटका देती हैं आपको पूरी तरह से, आपको सॉल्व करने नहीं देती अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका दिमाग ही मैनिपुलेट कर रखा है ना। अच्छा, ये दोस्तों हमने क्यों बोला कि भाई निवारण को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ने ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमारे को भेजे ना कि तुम ये हो, तुम वो हो। भाई ने तो ये भी बोला हमारे को कि जैसे तुमने मुझे ठगा वैसे ही तुम्हारे को भी लोग ठगेंगे, देखना। इस तरह की बातें भी बोली। तो यहाँ से दोस्तों एक ये भी चीज़ आपके सामने, और इस चीज़ के ऊपर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे कि जब आप पुण्य का कार्य भी करने की कोशिश करते हैं, बहुत बारी आप बहुत भला करने का भी प्रयास करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको बुराई मिल जाती है, उसके अंदर भी आपकी जो भावना है वो नहीं देख पाते, क्योंकि सामने वाली जो आत्मा है वो तो बेचारी डाउन प्रोडन स्थिति के अंदर है ना। तो भाई ने बहुत सारी बद्दुआएं हमारे को लिख करके भेजी, और बद्दुआएं लिख करके हमारे को भेजी, तो इसीलिए हमने उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। अब अगर ये भाई हमारे को कॉल करेंगे तो इनको फ़ोन पे ब्लॉक कर देंगे। और ये जो वीडियो हम पोस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर भाई ने कुछ कहानी लिख करके भेजी और कुछ नेगेटिव इसके ऊपर कमेंट डाला, तो उनको हम चैनल से हाइड कर देंगे। और ये बात बोलने में हमारे को किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल पे बहुत सारे भाई बहन हैं, वो अपने विचार रखते हैं, जो कि विचार ऐसे भी होते हैं कि भाई वो हमारे इनलाइंस, जो हमारी थॉट प्रोसेस है उसके इनलाइन में नहीं होते। हम कभी उनके कमेंट्स को अपने चैनल से रिमूव नहीं करते। लेकिन जहाँ पर बहस की बात आ जाए,
सिर्फ ये वाली बात आ जाए कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, गाली गलौज और ये सारे तरह के जो कमेंट्स हैं, ऐसा कोई भी जो यूज़र होता है उसको हम अपने चैनल पे कमेंट नहीं करने देते। और ये थोड़ा उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी मैसेज है, कई वो ऐसा सोचते होंगे कि वो भी हितेश ने हमारे को हाइड कर दिया हमारे चैनल से। बहुत सारे लोगों को हमने हाइड कर रखा है। तो जो उल्टी सुल्टी बातें करें उन सबको हम एंटरटेन नहीं करते हैं। और अगर ये भाई केवल इन लाइन्स पे होते हैं ना कि भाई अगर इनकी बातें केवल इन लाइन्स पे होती कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मैं तो ऐसा ही फील करता हूँ, तो इन भाई को ना तो हम व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते, ना इनके नंबर को हम ब्लॉक करते, ना हम चैनल पे ब्लॉक करने की बात करते। इन्होंने ये जो बातें हमारे को भेजना स्टार्ट कर दिया कि आप फ्रॉड हो, मेरे को धोखा दिया, ये दिया वो दिया, तो उसमें क्या होता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ना हमेशा प्यारे भाइयों और बहनों, एक ना जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हो तो एक ना संबंध होता है। कोई व्यक्ति आपको इस पथ पर लेकर के आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और आप थोड़ा उनके उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं और आप आगे, तो एक ना संबंध होता है इस चीज़ का, इसकी एक गरिमा होती है। लेकिन उस संबंध को छोड़ करके जब आप उस चीज़ पे आ जाते हो, बुरा भला बोलने पे आ जाते हो, तो आप उसकी गरिमा को भंग कर देते हो। तो उसकी वजह से ही फिर हमारा भी वो जो है वो डायरेक्ट एक वो है ना कि भाई ठीक है, फिर हम काम की तरह, बिजनेस की तरह लेते हैं, हमारे को क्या लेना देना। अब इसके अंदर भी लेकिन फिर भी वो भाई ऐसा फील कर रहा है कि उनके साथ गलत हुआ। ये एक प्रकार का विकर्म है जो कि हमारे सामने ज़रूर आएगा कभी ना कभी। तो ऐसे केस के अंदर भी एनर्जी को कैसे सबसाइड किया जाता है? वो आत्मा से क्षमा प्रार्थना ही करनी पड़ती है। हम जो हमारी साधना है उसके अंदर तो प्यारे भाई से हम जो है क्षमा याचना ये सब हम लोग करेंगे। काफ़ी हमारे को अपनी और एनर्जी देनी पड़ेगी इनको, जिससे कि आंतरिक रूप से ये सेटिस्फाई हों। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जिसके अंदर हम भी सही हैं, हमारी रीति, हमारे हिसाब से हम सही हैं, उनके हिसाब से वो सही हैं, जब ऐसे केस के अंदर दोस्तों जब हिसाब किताब बनते हैं सामने वाली आत्माओं से, तो उसमें जनरली क्या होता है कि सामने वाली आत्मा आपका नुकसान करने तो आती है, लेकिन क्योंकि अपनी पर्सपेक्टिव से आप एक्चुअली में सही थे, आपकी शुभ भावना थी, तो वो जो आपकी शुभ भावना की जो एनर्जी होती है, जब भी चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में इनकी कही हुई बात का जो प्रभाव हमारे पास आएगा, जो हमारी शुभ भावना है उनके प्रति, अभी भी जो कल्याण की जो भावना है उनके प्रति, उसकी जो एनर्जी है वो बीच में आकर खड़ी हो जाएगी और उनको हमारा अहित करने नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे भाई के लिए फिर भी शुभ भावना के साथ और इसी आशा के साथ कि अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो जो उनको रेमेडीज़ बताई गई हैं उन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, अपने जीवन को ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी शुभ भावना के साथ जो है आज का जो हमारा ये वीडियो है इसको हम अंत करेंगे, इसको हम एंड करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।